बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, दैट इज़ योर एज। यस, आई एम 21। हम ड्रीम बॉय देखें कि हाँ वो ऐसा होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? 3 क्वालिटीज़ बता दीजिए आप। तो लॉयल रहना चाहिए, वो एनिमल लवर हो। नहीं है, लेकिन सोसाइटी वो चीज़ कभी समझती नहीं है और अपने ही सबसे पहले आपको डिच करते हैं। अब दूसरों की तो हम क्या ही बात करें। कि हाँ तुम सक्सेसफुल हो रहे हो, तुम्हें जेब में पैसे आने लगे हैं, तो फिर लोग खड़े हो जाएंगे बोलने के लिए, अरे मैं तो यही चाह रहा था कि तुम आगे जाओ। बहुत सारी लड़कियां होंगी जो आपको फॉलो करती हैं, आपसे इंस्पायर होकर कंटेंट बनाती हैं, उनको आप क्या बोलेंगे? रोकने वाले लोग बहुत आएंगे तुम्हें, आप बस करते रहो। किसी से मैनिपुलेट होके आप रिलेशनशिप में आए और उसके बाद आपका एंड हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि जैसी मैं हूँ, मैं वही चीज़ सामने वाले पे देखूँ। अभी बिग बॉस को देखकर आपका क्या पर्सपेक्टिव चल रहा है? कौन सा कंटेस्टेंट आपका फेवरेट है? और दिल्ली वाला एक केस हुआ था जिसमें स्ट्रीट डॉग्स को हटाने का बोला गया था, तो उस पे आपका क्या पर्सपेक्टिव था? हाँ जी, मैंने स्टोरीज बहुत सारी लगाई थी और जिसके लिए मुझे गालियाँ भी पड़ी। आपके रिलेशनशिप में आपके साथ ऐसा हुआ है कि रिलेशनशिप के बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि यार गलत ही इंसान से प्यार कर लिया है? तो होता है ऐसा, मेरे साथ भी हुआ है कि अब जब इंसान गलत एट द एंड निकल ही जाता है। सोसाइटी हमें पहनावे के बेसिस पे जज करती है और आपने भी इस टाइप के कमेंट्स का सामना किया है। उनको नहीं पता कि ये चीज़ें हमें मेंटली कितना ट्रॉमेटाइज कर देती है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि हर छोटे कपड़े वाली लड़की गलत नहीं होती और हर सूट पहनने वाली लड़की सही नहीं होती। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ऋषिका पॉडकास्ट, जहाँ पर आप पॉडकास्ट सुनते ही नहीं उसे महसूस भी करते हैं। आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही खूबसूरत इन्फ्लुएंसर जिनको आप देखेंगे तो यू विल ऑल्सो बी इम्प्रेस्ड। आज हमारे साथ है वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड कनक मिश्रा। हाय कनक, खम्मा गनी जयपुर में आपका स्वागत है। सो कनक, सबसे पहले तो आप आज बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और सबसे पहली चीज़ जो मैंने आज देखी है कि आपके बाल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और इतने लॉन्ग हैं। तो अभी आजकल तो करंट जो फैशन चल रहा है, तो लोग इतना लंबे बाल रखना प्रेफर करती नहीं है गर्ल्स, क्योंकि केयर बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है। आपका क्या रीज़न है इन बालों के पीछे? टू बी ऑनेस्ट, मेरे जेनेटिक्स हैं और थोड़ा बहुत केयर तो करना ही चाहिए। अच्छे शैम्पूज, सीरम्स, ये सब हेयर केयर। और मेन चीज़ कि मैं कट नहीं करवाती ज़्यादा बाल। लोग सीधे कैंची चलवा देते हैं, मैं नहीं कट करवाती। यू लाइक टू कीप इट? यस, शुरू से बहुत, मतलब 6th 7th से ही मेरे बालों की लेंथ एक सी रही है। सो कनक, अभी आप वैसे बेसिकली कहाँ से, कौन से शहर से हैं आप? मैं मध्य प्रदेश जबलपुर से हूँ। मतलब जबलपुर के पास एक मंडला सिटी है, उसके भी पास एक गांव है, उसका नाम है सुक्त्रा। मेरा होम टाउन वहाँ पे है। सो आपने बताया आप इतने स्मॉल टाउन से हैं, तो बेसिकली हमने आपका जब सोशल मीडिया देखा तो आप इतना अच्छा कंटेंट बनाती हैं और जिस तरह आप अपने आप को दिखाती हैं, इट्स लिटरली वेरी इंटरेस्टिंग। तो जब आप इतने छोटे शहर से हैं, तो वहाँ पे आप सारी चीज़ें कैसे मैनेज करती हैं? आप कैसे रिकॉर्ड करती हैं? एक्चुअली जब मैं अपने होम टाउन में रहती हूँ तो वहाँ के, अब विलेजेस का बैकग्राउंड तो आप जानते हैं, थोड़ा नहीं रहता है वैसा टाइप का। तो मैं अपने मासी के यहाँ या फिर अपनी फ्रेंड के यहाँ कुछ 10-15 किलोमीटर की दूरी पे वीडियोस बनाने, शूट करने जाती हूँ उनके घर। तो जब मैं होम टाउन में रहती हूँ और काम वहाँ पे आया तो उनके घर पे वीडियोस बनाने जाना पड़ता है मुझे। वाह, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो आपने लिटरली इतना आप जाती हैं किसी और के घर पे जाके आप वीडियो शूट करते, तब वो कंटेंट बाहर आ पाता है। जी। सो ये 0 से जो 1 मिलियन की जर्नी थी, जब आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं थे, उससे पहले आपकी लाइफ कैसी थी? आपने कैसे इस जर्नी को ऑप्ट किया और कैसे आप आगे बढ़े? मेरी लाइफ बहुत ही सिंपल थी। मुझे ये करियर में शुरू से ही आना था, मतलब छोटे से ही मेरा था कि हाँ, ये टीवी में जो लोग आते हैं वो कैसे आते हैं, पहले तो पता नहीं था। फिर जब पता चला कि हाँ, ये आ सकते हैं उसमें भी, तो ये एक बहुत फर्स्ट स्टेप हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू, कि अपन आगे जा सकते हैं इसके आगे भी। और मैं टिकटॉक पे भी थी पर उतनी फेमस नहीं हो पाई। मेरे कुछ 50 के फॉलोअर्स हुए थे और टिकटॉक बैन हो गया था। तो उसके बाद फिर काफ़ी साल का पॉज़ लिया मैंने, थोड़ा फैमिली का इश्यू। तो उसके बाद फिर 2021
के मिड से मैंने ये अकाउंट जो अभी मेरा मेन चल रहा है वो क्रिएट किया था। तो तब से फिर मैं जो वीडियोस डाल रही हूँ फिर रेगुलर डाल रही हूँ, तो फिर आज सो अभी आपने बताया कि जब आपने अपनी सोशल मीडिया जर्नी स्टार्ट की थी तो फैमिली की तरफ से भी आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली। तो आप ऑडियंस को बता सकते हैं ऐसा क्या पर्टिकुलरली आपने रेस्ट्रिक्शंस फेस करे, ऑब्स्टिकल्स फेस करे अपनी जर्नी में? यही चीज़ कि लोगों को लगता है कि पंडित घर की लड़कियां ये सब नहीं कर सकती हैं सब वगैरह। तो मेरे घर में तो मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। मेरे पापा बहुत सपोर्ट किए हैं मुझे हर चीज़ को लेकर। तो मम्मी पापा मेरे फुल सपोर्टिव थे, बाकी तो कोई भी सपोर्ट नहीं किया मुझे आज तक, चाहे वो सिबलिंग्स हों और रिलेटिव्स हो और स्कूल फ्रेंड्स, कोई भी सपोर्ट नहीं किया मेरे पापा और मम्मी के अलावा मुझे आज तक। सो अभी आपने पापा की बात की, बिल्कुल आपने सही कहा कि पिता जो होता है वो एक बेटी का हमेशा से सपोर्ट सिस्टम होता है और एक डॉटर जो होती है वो अपने पापा से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होती है। तो एक वो जो बॉन्ड होता है, एक रियल बॉन्ड होता है, तो हम अपने पिता से सब शेयर कर पाते हैं। वो हमें हमेशा हमारे करियर में सपोर्ट करते हैं, कभी भी मना नहीं करते। वो चाहते हैं कि हमारी बेटी रानी की तरह है, प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते हैं वो। सो आप अपनी लाइफ में आपके फादर ने क्या प्ले किया है वो आप बताइए? मेरे पापा एक पापा से बढ़कर एक बेस्ट फ्रेंड थे मेरे। मतलब उन्होंने मेरे को हर चीज़ में सपोर्ट किया है। तो छोटे से ही मैं उनसे ऐसे बातें करती थी कि पापा मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे ये बनना है, ये करना है। तो उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। और जब मैं टिकटॉक पे थी तो वो मुझसे ऐसे पूछते थे कि कितने फॉलोअर हो गए अब कितने लाइक्स आते हैं तुम्हारे, ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने मुझे फ़ोन भी दिलाया, आईफ़ोन जो मेरा फर्स्ट फ़ोन था, कि अब तुम अच्छी प्रॉपर वीडियोस बना सकते हो उस चीज़ से लेकर। और काफ़ी लोग उन्हें बोलते भी थे कि ये सारी चीज़ें नहीं है, नहीं अच्छी लगती ये वो। तो उन्होंने कभी किसी चीज़ की नहीं सुनी। और जैसे न्यूज़पेपर में कुछ सेलिब्रिटीज़ से रिलेटेड चीज़ें आती थी, तो सबसे पहले मेरे पास बताते थे, देखो ये यहाँ से उठ के यहाँ बनी, ये यहाँ रहती थी अब ये कर रही है। तो उनका मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है और उनकी मेरी बॉन्डिंग करियर से हटकर भी बहुत अच्छी रही है, मतलब एज़ अ फादर डॉटर। सो एक चीज़ थी कनक, जब हमने आपकी ऑडियंस के साथ Q&A किया था तो उन्होंने पूछा था व्हाट हैपेंड टू योर फादर। सो आप बताना चाहेंगे एक्चुअली व्हाट हैपेंड? कोविड ये जो आया था 2021 पे, तो उनका कोविड से ही डेथ हो गई। और उसके बाद मेरी लाइफ का वो चीज़ आई कि ये चीज़ कभी इमेजिन नहीं किया था मैंने, टू बी ऑनेस्ट, कि ऐसा हो सकता है मेरे साथ। तो ये चीज़ होने के बाद मेरे लिए लाइफ ख़त्म हो गई थी प्रॉपर। डिप्रेशन में भी थी मैं। और मतलब जो इंसान सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है, जिसने किया जो चीज़ें, हमेशा खड़ा रहा, मतलब किसी ने कुछ भी बोले वो बिल्कुल पीछे खड़े थे कि हाँ मैं हूँ, तू कर टाइप का। तो उनके जाने के बाद चीज़ें वो हो गई बहुत बंद और फिर लोगों का प्रेशर आने लगा। मम्मी तो सपोर्टिव है मेरी बहुत, पर उसके अलावा भी जो लोग हैं तो थोड़ा प्रेशर आने लगा कि अब तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा वैसा। तो उनके जाने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बंद कर दी थी करना। उसके बाद फिर मैंने सोचा, जब वो इंसान चाहते थे, जब वो थे कि मैं ये चीज़ें करूं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी चीज़ से, तो फिर मैंने धीरे धीरे शुरू किया बनाना, फिर कंसिस्टेंट रहकर। आपने, और जब आपके फादर कोविड में गए तो उस टाइम आपके कितने फॉलोअर्स थे? मैंने अकाउंट बना लिया था, मतलब मुझे लगता है कि 2020 के एंड में बनाया, दिसंबर पे अकाउंट, बट मैं कुछ पोस्ट नहीं करती थी। तो मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मुझे याद है, तो 15-20 के कह सकती हूँ मैं। ओके, उस टाइम पे इतने ही थे, बट आफ्टर दैट यू ग्रोड। हाँ, नहीं तो मुझे लगता है शायद इससे भी कम थे मेरे 10 से वो थे, क्योंकि मैं पोस्ट नहीं करती थी ना कुछ। फिर वो उनके जाने के बाद काफ़ी साल मुझे लग गए उस चीज़ से उभरने में। तो फिर मैं जो जंप कर रही हूँ सोशल मीडिया में कंटिन्यूअसली डाली हूँ फिर मैं।
सो एक चीज़ आपने बताई ना कनक कि आपके फादर कोविड में एक्सपायर हुए थे, तो मैं आपकी स्टोरी से बहुत रिलेट कर सकती हूँ बिकॉज़ सेम चीज़ मेरे साथ भी थी। माय फादर आल्सो डाइड इन कोविड। तो उस टाइम लिटरली ऐसा लगा था कि मतलब लाइफ एकदम शैटर्ड हो गई है, सब कुछ ख़त्म हो गया बिकॉज़ एक तो जिस इंसान ने हमें ज़िंदगी भर सुख दिया, जिस इंसान ने हमें हमेशा रानी की तरह रखा, उसको पेन में, उसको दर्द में देख के ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं फ़ील कर सकती हूँ कि ऐसा लग रहा था कि हम भी दर्द में हैं। मतलब जिसने हमें हमेशा खुशी दी, वो अब दर्द में है, तो बहुत खुद को अंदर से दर्द हो रहा था। तो लिटरली जब लास्ट टाइम भी आई आल्सो सॉ माय फादर, सो आई वाज़ नॉट एबल टू स्पीक विद देम बिकॉज़ ही वाज़ ऑन द वेंटिलेटर। तो वहाँ पे भी वो बोल नहीं पा रहे थे बिकॉज़ वेंटिलेटर्स पूरा अंदर था। वही कोविड में जो ऑक्सीजन प्रॉब्लम, सो देयर वाज़ आई वाज़ आल्सो नॉट एबल टू स्पीक। मैं उनसे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मैं उनसे बस एक चीज़ बोली, आई लव यू एट द एंड ऑफ द लास्ट डे, एंड देयर वाज़ वन टीयर ड्रॉप जो उनकी आँखों से गिरा बिकॉज़ वो बोल नहीं पा रहे थे। उनकी टीयर से ही मैंने एक्सप्रेस कर लिया कि उनको पता है वो जाने वाले हैं। तो बहुत इमोशनल मोमेंट था, मैं समझ सकती हूँ आपका पेन भी। बट कोई बात नहीं, ही इज़ ऑलवेज़ विद अस एंड आप बहुत आगे जाओगे, ही इज़ ऑलवेज़ वॉचिंग यू। एक्चुअली क्या है, मैं शुरू से अपने पेरेंट्स के साथ रही नहीं हूँ। मतलब मेरा गाँव में घर था, तो वहाँ पे स्कूल्स वगैरह उतने वो नहीं। तो फिर मम्मी पापा ने मेरा मंडला में, मतलब कि कुछ 10 टू 12 किलोमीटर्स का डिस्टेंस में, तो वहाँ मैं अपनी मासी के यहाँ रह के पढ़ती थी। तो जब मैं 4 साल की थी, तब से ही मैं अपनी मासी के यहाँ रह रही हूँ। तो मैं अपनी गर्मियों की छुट्टी में, लोग इधर मतलब वेकेशंस मनाने जाते हैं, समर हॉलीडेज़, पर मैं गर्मी की छुट्टी में अपने घर आती थी, अपने मम्मी-पापा के पास 2 महीने रहने। तो ये सारी चीज़ें, और मेरे पापा का ऐसा था कि हर फ्राइडे सैटरडे कॉल करके कि हाँ, कनक मिश्रा लिस्ट बना लो, क्या-क्या लेना है। तो वो स्कूल के बाहर ऐसे खड़े रहते थे। सब लोग जानते हैं, मतलब जो मुझे प्रॉपर स्कूल के हों या होम टाउन के हों, कि मैं अपने पापा से कितना ज़्यादा कनेक्टेड थी। सो यू वर ऑल्सो कोविड सर्वाइवर दैट टाइम, आपको भी हुआ? हाँ, मुझे भी हुआ था, और मुझे मतलब मैं अपनी एज वाले कर लेते थे सर्वाइव उस टाइम, बट उनका वैक्सीन वगैरह लगी नहीं थी, मुझे लगता है। मतलब उनकी एज वालों को भी लगना शुरू हुई थी, बट उनको नहीं लग पाई थी। तो शायद उस वजह से भी मेरे पूरे घर में कोविड हुआ था, मम्मी पापा। सो अभी मम्मी पापा के अलावा आपके घर में अभी कौन कौन है? मम्मी है, मैं हूँ, और मेरा एक बड़ा भाई है। सो अगर सोसाइटी, सिबलिंग्स, कजिन्स की बात करें तो उनका आपके प्रति किस तरह का व्यवहार है? दे आर सपोर्टिव टुवर्ड्स यू और दे जस्ट डिनाई? टू बी ऑनेस्ट, तो मैं मेरे पापा और मेरे मम्मी के अलावा मुझे किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया इस चीज़ से रिलेटेड। कोई सिबलिंग्स नहीं, कोई रिलेटिव्स नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं, जैसे कि मैंने बताया। तो वो सपोर्ट नहीं मिला है कि वीडियोस बनाना है तो क्यों बनाना है, क्यों बना रही है ना? तो वो चीज़ें मेरे साथ बहुत हुई है, और ये चीज़ से बहुत, मतलब मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई हूँ चीज़ें। नहीं तो जो 2017-18 से जो टिकटॉक चल रहा है, मैं उसी से कंटिन्यू अभी होती तो शायद मैं भी कहीं और होती। बट ऐसे लोगों के कारण ही, कुछ लोगों के कारण बहुत पॉज़ लिया है मैंने अपनी करियर से भी, कि घर पे चीज़ें हो रहा है कुछ, की समझ रहे हैं आप? चीज़ें हो रही, हाँ, ये चीज़ नहीं, वो चीज़ नहीं। नेगेटिवली लिया जा रहा है हर चीज़ को। हाँ, तो रोकने वाले बहुत लोग होते हैं, तो उस वजह से, और अगर फैमिली में से ही हो वो लोग, तो फिर और बुरा लगता है। रुकना ही पड़ता है ना? घर पे ऐसी चीज़ें होती है तो। पता है कनक क्या होता है ना, लड़कियों को हमेशा कंट्रोल में रखा जाता है। ये तो एक फैक्ट है, ट्रुथ है, आप माने या नहीं माने। तो एवरीबडी वांट्स टू गेट अ अथॉरिटी ऑन देम। उनको लगता है कि नहीं, लड़कियां कभी कलेक्ट अकेले डिसीजन ले ही नहीं सकती। दे ऑलवेज नीड अ मैन, और दे ऑलवेज नीड अ फैमिली, और दे ऑलवेज नीड समवन टू टेक डिसीजंस। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज इतना टाइम इतना डेवलप हो गया कि लड़कियां इंडिपेंडेंट हैं, और इतना उनका मेंटल लेवल हो चुका है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। उसके वो किसी के डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सोसाइटी वो चीज़ कभी समझती नहीं है, और अपने ही सबसे पहले आपको डिच करते हैं। अब दूसरों की तो हम क्या ही बात करें। और क्या है, जब चीज़ें अच्छी जाने लगती हैं कि हाँ, तुम सक्सेसफुल हो रहे हो, तुम्हें जेब में पैसे आने लगे हैं, तो फिर लोग खड़े हो जाएंगे बोलने के लिए, अरे मैं तो यही चाहता था कि तुम आगे जाओ, मेरा तो शुरू से सपोर्ट था। तो मैं ऐसे लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि शायद उस टाइम आप नहीं, आपको याद नहीं होगी वो चीज़ें, बट मुझे याद थी, मेरे स्ट्रगल
फेस में कौन चल रहा था कौन नहीं। सो अभी अगर इन्फ्लुएंसर फेस की बात करें तो आपको क्या लगता है कि ये एक टेम्परेरी टाइम तक ही रहता है या आप इसे लॉन्ग टर्म तक ले जा सकते हैं? बिकॉज अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं ना जो कि स्टार्ट कर रहे हैं अपना इन्फ्लुएंसिंग करियर। बहुत सारी लड़कियां होंगी जो आपको फॉलो करती हैं, आपसे इंस्पायर होकर कंटेंट बनाती हैं, तो उस उनको आप क्या बोलेंगे? मैं बस ये बोलूँगी कि रोकने वाले लोग बहुत आएँगे, तुम्हें नीचे खींचने वाले लोग बहुत आएँगे, पर जो तुम करना चाहते हो वो बिल्कुल आप किसी की सुनो मत, किसी की सोचो मत, आप बस करते रहो। और जब इंसान हर दिन नया कंटेंट या फिर नई-नई चीज़ें लाता है, तो वो चीज़ आगे तक चलती है। तो ये है कि करियर इस चीज़ में भी आगे तक चलता है। अगर तुम नई-नई चीज़ें लाते रहो, लोगों को दिखाते रहो कि तुम हो, तो वो चीज़ लोग पसंद करते हैं। सो अभी अगर रियलिटी शोज़ की बात करें तो अभी आप कुछ ट्राई करने का सोच रहे हैं कि हाँ, आई वांट टू ट्राई दिस रियलिटी शो और टीवी शोज़, एनी पर्टिकुलर यू वांट टू? अभी तो मैंने कोई भी ऑडिशन नहीं दिए किसी भी चीज़ के आज तक, बट हाँ, मैं बिल्कुल टीवी शोज़ हो गया, सॉन्ग्स हो गए और जो भी चीज़ें होती है एड्स एंड ऑल, ये सब मैं करना चाहूँगी, बट अभी उस चीज़ के लिए टाइम है। अगर हम आपकी बात करें करियर से रिलेटेड बहुत बात हो गई, लेकिन अगर मैं आपकी बात करूँ तो मुझे आपको देख के लगता है यू आर अ वेरी इनोसेंट पर्सनैलिटी और आप बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाती होगी। तो अभी क्या है ना, आज के टाइम में तो रिलेशनशिप्स का भी यही स्टेटस रहता है ना कि बातों में ले लिया, लड़की को पटा लिया, ठीक है। देखिए, ऐसा नहीं कि लड़कियों के साथ भी होता है, लड़कों के साथ भी होता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड द पर्सन। तो आपके साथ ऐसा है कि आप किसी से मैनिपुलेट होके आप रिलेशनशिप में आए और उसके बाद आपका एंड हो गया? मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लिया है लोगों पे कि उनकी मीठी-मीठी बातें मुझे ऐसा लगता है कि जैसी मैं हूँ, कि मैं जो बोलती हूँ या जो मैं सोचती हूँ और जो एक्चुअल में मैं हूँ, मैं वही चीज़ सामने वाले पे देखूँगी कि मुझे लगता है कि यार मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा सोच रही हूँ इसके लिए, तो ये भी मेरे लिए अच्छा सोच रहा होगा। और उस चीज़ में लड़कियाँ मेरे जैसी और भी लड़कियाँ होंगी जो फँस जाती हैं कि उनके एक वो रहता है ना कि बाहर से ग्रीन फ्लैग बनने की दिखाते हैं वो लोग और अंदर से बिगेस्ट रेड फ्लैग होते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं लाइफ में। सो आपके रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हुआ, आपके पास्ट रिलेशनशिप में? हाँ, ऐसा हाँ, हुआ है मेरे साथ कि सामने वाले ने बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बोली है, फिर धीरे-धीरे रहकर पता चला कि एक्चुअल में किस टाइप का ये है। आजकल ना चीटिंग कल्चर भी बहुत फेमस हो गया है। एक तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नंबर 1 और एक रिलेशनशिप में होके भी आप किसी और के साथ हैं। तो ये 2 चीज़ें बहुत कॉमन हो गई। तो ऐसा लगता है कि जो प्यार जो शब्द आजकल वो प्योरिटी जो प्यार शब्द में वो आजकल बची ही नहीं है। सो एवरीबॉडी जस्ट फेकिंग इट और एक इतनी आपके पास इतनी ब्यूटीफुल गर्ल है जो आप पे ट्रस्ट करके बैठी है, उसके होने के बावजूद भी आप किसी और के पास जा रहे हैं। पता नहीं लड़कियों का भी होता होगा, मैं ऐसे टारगेट नहीं कर रही हूँ लड़कों को, बस लड़कियां भी करती होंगी चीट, है ना, बट मैं उस टाइप की नहीं हूँ। तो जो लड़के रहते हैं जो चीट करते हैं, तो मुझे ये चीज़ प्रॉपर मुझे समझ में नहीं आती कि सब कुछ अच्छा मिलने के बाद भी वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। सो अभी आपके लिए एक लड़के में अगर ग्रीन फ्लैग देखना हो तो वो क्या होगा? सबसे पहले तो लॉयल्टी, जो कि बची नहीं है यहाँ पे अब। तो लॉयल रहे, रिस्पेक्टफुल रहे और रियल रहे कि जो वो बोल रहा है, जो वो कर रहा है स्टार्टिंग से, वो चीज़ एंड तक चले। ये नहीं कि 4 महीने का प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने के बाद फिर तुम हाँ, है तो कहाँ जाएगी टाइप हो जाता है लड़कों का। अभी ना कनक क्या होता है ना, कुछ लड़कियां होती हैं जो रिलेशनशिप में होती हैं और वो अलग अलग टाइप के अब्यूज भी फेस करती हैं। आपने किया हो नहीं किया हो वो आपकी जर्नी है, बट कुछ लड़कियां हैं जो करती हैं, जैसे कि या तो वो फिजिकल अब्यूज झेल रही हैं या फिर उनको वर्बली अब्यूज किया जा रहा है, जो कि फाउल लैंग्वेज यूज करना, गाली गलौज करना, जो कि एक लड़के का अथॉरिटेटिव नेचर को दिखाता है और आजकल ये बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है। इवन आफ्टर मैरिज भी डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत सारे केसेस हमने इंडिया में देखे हैं। तो उसके बारे में आपका क्या पर्सपेक्टिव है? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जब बंदा पहली बार गाली बकता है, हाथ उठाने तो दूर की बात है, मतलब मैं उस टाइप की पर्सनल हूँ
कि मैं ये सब नहीं झेल सकती। मार-पीट तो दूर की बात है, अगर तुम मुझसे डिसरिस्पेक्टफुल से बात करोगे, गाली-गलौच अगर तुमने मुझे पहले बार ही दिया, यू आर आउट। जाओ फिर तुम कितने अच्छे हो, अपना कितना लंबा जा चुका है, कितने साल से हम साथ रह रहे हैं, ये सब मेरे लिए मैटर नहीं करता। क्योंकि अगर इज़्ज़त दोगे तो इज़्ज़त मिलेगी। मेरे साथ वैसा है कि अगर तुम अच्छे हो तो फिर मैं इतनी अच्छी हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकते। और अगर तुमने कुछ गलत मेरे साथ किया तो फिर यू आर आउट। सो भी एक लड़के में अगर आप ऐसे बेयर मिनिमम एक्सपेक्ट करो कि हाँ अगर ये मेरा बंदा है और मेरे साथ ये कर रहा है तो ये तो बेस्ट है, तो वो बेयर मिनिमम क्या है आपके लिए? मेरे लिए मेरा बेयर मिनिमम ऐसा है कि अगर मैं नाराज़ हूँ उससे तो एफर्ट्स लगाए मनाने के लिए। ये नहीं कि 1-2 बार फ़ोन कर लिया, सॉरी सॉरी लिख दिया बस। अब लड़कियाँ इतनी जल्दी नहीं मानती हैं, तो वो मैं चाहती हूँ कि वो मनाए और चीज़ें करे, दिखे मुझे कि हाँ ये कर रहा है वैसा। तो काफ़ी सारी लड़कियां हैं जो कि अभी रिसेंटली उनका ब्रेकअप हुआ होगा, आपका भी हुआ है, मेरा भी हुआ है, और हम मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। और वो कहा जाता है ना कि कितना खूबसूरत था वो पल जब उसे चाहा था, अब खोया है तो लगता है आखिर क्यों ही उसे पाया था। तो फिर आपका इस बारे में क्या कहना है, मूव ऑन कैसे कर सकते हैं इस चीज़ से? मूव ऑन ऐसे कर सकते हैं, पहली चीज़ तो अगर जब अपन डीपली इन लव रहते हैं तो मूव ऑन करना तो ऐसा मतलब लोग कह देते हैं कि हाँ इतने महीने हो गए, इतने साल हो गए, मैं तो मूव ऑन हो चुकी हूँ। बट वो जब अकेले में खुद से मिलते हैं तो वो समझ में आता है कि नहीं अभी मूव ऑन नहीं हुआ। और जो रियल में 2 पर्सन रहते हैं, है ना? तो उसमें जो असली में जो प्यार करता है, उसके लिए मूव ऑन वर्ड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो मूव ऑन तो हर कोई देखा जाए तो नहीं हो पाता इतने जल्दी, काफ़ी सालों के बाद फिर अलग है वो। बट मूव ऑन अपन ऐसे कर सकते हैं कि पर्सनल मेरा बता रही हूँ मैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पहली चीज़ तो, कि मैं पापा के बाद पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, मैं उनको हर सारी तरीके की बात बताती थी। ऐसा नहीं कि कुछ लड़कों की छुपाती हूँ मैं उनसे, मैं सारी बातें बताती थी। तो उनके बाद मैं वैसे कनेक्ट पूरी मम्मी से हो गई हूँ, तो मैं उनको मम्मी को सारी बातें बताती हूँ कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, वो ऐसा फ़ील हो रहा है मुझे। तो मेरी मम्मी भी बहुत सपोर्टिव हैं, तो उन्होंने मुझे सँभाला है ऐसी चीज़ों से रिलेटेड में। और उसके बाद मेरा पर्सनल ऐसा है कि मैं बहुत ओवरथिंकर हूँ, तो मैं ना डायरी में लिखती हूँ। जो चीज़ें मेरे दिमाग में ऐसे चलती है कि उसने ये क्यों किया, उसने ये क्यों बोला, ऐसी चीज़ें क्यों हो गई, मैं उसको ये बोलना चाहती हूँ पर अब चीज़ें ख़त्म हो गई तो अब नहीं बोल सकते। तो फिर मैं लिखती हूँ। मैंने काफ़ी डायरीज़ लिखी हुई हैं ये सब मैं, तो वो अपन जब लिखते हैं ना तो दिमाग थोड़ा शांत रहता है। तो वो चीज़ मेरे को हेल्प करी है काफ़ी ओवरकम करने में। सो पेरेंट्स की बात करें ना कनक, तो पेरेंट्स अपने बेस्ट फ्रेंड होते हैं, वो अपने ऊपर होता है हम उनको कैसे लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स की मतलब ट्रीट ही नहीं करते, दे आर लाइक कि मम्मी मुझे आपसे बात नहीं करनी, मैं आपसे क्या ही बात करूं, मैं मेरे पास तो कोई टॉपिक ही नहीं, और हर छोटी छोटी बात पे आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं। लेकिन इफ़ यू विल ट्रीट हर लाइक अ बेस्ट फ्रेंड, तो फिर डेफिनेटली वो सबसे प्योर बॉन्ड होगा, क्योंकि उनसे ज़्यादा आपको कोई नहीं समझ सकता। आपको उस तरीके से उनको ढालना पड़ेगा, बिकॉज़ जनरेशन का गैप है। तो वो जनरेशन उनकी अलग थी, तो हमारी जनरेशन में ज़रूर उनको कुछ प्रॉब्लम्स हुई कि बेटा ये मत कर, ये मत कर। लेकिन अगर हम उनको समझाएँगे प्यार से, तो वो बॉन्ड डेफिनेटली क्रिएट होगा। ये चीज़ मैंने फ़ील करी जब आपने बोला कि अब आपकी मॉम के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग अच्छी हो में गई है। ये सारी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ उनसे। और क्या होता है कुछ-कुछ चीज़ें होता है कि नहीं समझ आती है उनको, तो अपन ऐसे नहीं बोल सकते नहीं समझ रहे हो तो ठीक है यार हटाओ। नहीं, उनको समझाना चाहिए कि देखो ऐसा है तो ऐसा-ऐसा हो रहा है, और वो बिल्कुल समझेंगे, समझते हैं वो। तुम्हें बस समझाना आना चाहिए। एग्ज़ैक्टली। सो अभी अगर हम बात करें आपकी वर्क लाइफ की, तो अभी जैसे कुछ कुछ रियलिटी शोज है, तो अभी बिग बॉस भी चल रहा है, करंटली काफ़ी अच्छा चल रहा है सब कुछ। तो अभी बिग बॉस को देखकर आपका क्या पर्सपेक्टिव चल रहा है, कौन सा कंटेस्टेंट आपका फेवरेट है और किस तरह आप ले रही हैं इस चीज़ों को? अभी मैं बिग बॉस तो वैसे प्रॉपर नहीं देख रही, बट जो रील्स में आते हैं वो मैं देख रही हूँ। तो मुझे वो कपल नगमा, हाँ, नगमा नावेज़ा। उनका बहुत अच्छा लगता है बॉन्ड, और मुझे काफ़ी रियल लगते हैं वो दोनों ही कपल। बाकी तो और जानती नहीं कुछ को मैं। हाँ, हाँ। ओके। सो अगर अभी कनक बात करें बिसाइड्स द रील्स यू मेक ऑन इंस्टाग्राम, और आपकी क्या-क्या हॉबीज़ हैं? मेरी हॉबी डांसिंग है, बहुत
मतलब मैं स्कूल में बहुत अच्छी डांसर थी। हुँ। मतलब थी इसलिए क्योंकि काफ़ी चीज़ें वो हो गई है अब हुँ। मेरी लाइफ से बहुत सारी चीज़ें वो बिगड़ी हैं, खराब हुई हैं, है ना? तो काफ़ी पॉज़ ले लेकर डांस में बहुत मेरा वो हुआ है, लॉस कह सकते हैं। एनिमल लवर हूँ मैं, तो मुझे एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, उनको फ़ीड करना, उनके साथ खेलना और हॉबीज़ में मेरी मेकअप करना ब मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो अभी एनिमल्स की बात की तो आपके पास कोई पेट्स था ऐसा जिसकी आपको कोई मेमोरी हो या स्ट्रीट डॉग जिससे आपका एक बॉन्ड हो? मैं जहाँ जाती हूँ, जहाँ भी मतलब मैंने प्लेसेस बहुत बदली हैं अभी तक रह कर बचपन से ही। तो मैं जहाँ जाती हूँ मैं बिल्कुल 4-5 स्ट्रीट डॉग्स मेरे अंडर में रहने लगते हैं कि हाँ, मैं इनको डेली खाना दूँगी, उनसे वो होंगे और इस कारण मेरी काफ़ी लोगों से लड़ाई भी हुई है। जैसे कि मैं रिसेंटली 2-3 जगह जब मैं रेंट से रहती थी, तो मैं जैसे खाना डाल रही हूँ डॉग्स को, तो नेबर्स आके बोलने लग जाना कि नहीं ये खाना क्यों डाल रहे हो? तो मुझे उनका लॉजिक समझ में नहीं आता है कि वो खाना तुम कचड़े वाली गाड़ी में तुम डाल सकते हो एक अन्न को, पर वो किसी भूखे के पेट में वो जाके उसका हो रहा है, वो भला तुम नहीं चाहते। तो ये चीज़ें मुझे उनकी बहुत बेकार लगती है। तो मेरा विलेज एरिया है, तो वहाँ पे गाय है, डॉग्स हैं और मेरी अभी करेंटली मेरे पास 5 कैट्स हैं। वाओ! सो एक अभी क्या हुआ था ना दिल्ली वाला एक केस हुआ था जिसमें स्ट्रीट डॉग्स को हटाने का बोला गया था। तो उस पे आपका क्या पर्सपेक्टिव था? आपने सपोर्ट किया था उसको? हाँ जी, मैंने स्टोरीज़ बहुत सारी लगाई थी और जिसके लिए मुझे गालियाँ भी पड़ी कि अरे एनिमल लवर हो तो घर पे ले जा लो। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो तुम सड़क में जो गरीब लोगों को आते हैं, जो लोग जिनको तुम चैरिटी ये सब देते हो, तो क्या तुम उनको घर ले आते हो? नहीं लाते हो ना, उनका वही है रहने का। तुम अपने तरफ से दान कर सकते हो जो तुम्हारा कर सकते हो तुम। तो वही है मेरे लिए कि एनिमल्स का भी वो घर है, जैसा अपना घर होता है तो उनका एक स्ट्रीट घर है, तो वो वहीं के लिए बने हैं। तुम्हारा बनता है खाना देना तो तुम दे सकते हो, वरना मारा मत करो प्लीज़, मेरा यही रिक्वेस्ट है, बस। अभी एनिमल्स की बात करें ना तो डॉग जो होता है ना सबसे ज़्यादा लॉयल होता है। इवन डॉग भी नहीं, आप कैट की भी बात कर ले, काऊ की भी बात कर ले, सभी एनिमल्स जो होते हैं वो ह्यूमंस से तो ज़्यादा ही लॉयल होते हैं और बहुत प्योर होते हैं। तो मैं तो बिल्कुल भी प्रेफ़र नहीं करती कि आप किसी बेज़ुबान पर आप हाथ उठा रहे हो या फिर लिटरली कुछ लोग तो जानबूझ के भी करते हैं। मैंने अपनी लाइफ में इतना लड़ाई किया है, मतलब वो डॉग्स ना अग्रेसिव कब होते हैं, जब जैसे तुम्हारा गाड़ी का एक्सीलेटर कुछ ज़्यादा उनके सामने तुम कर रहे हो, हुँ, तो वो पीछे दौड़ सकते हैं या ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, है ना? बाकी अगर तुम उनको ऐसा डंडा दिखाओगे, तो वो तो वो फिर अपनी उनकी नस्लों प्रोटेक्ट में करेंगे ना खुद अपने आप। को करेंगे। हुँ। पर वही चीज़ तुम डंडा के दिखाने के अलावा तुम 2 रोटी या फिर 1 बिस्किट का पैकेट तुम डाल देते हो, तो फिर तुम देखो, फिर तुम ज़ेड प्लस सिक्योरिटी कहते हैं ना, वो चीज़ हो जाती है। हाँ। तो यही चीज़ है और ये नगर निगम वाले जो ले जाते थे, तो मैं उनका पीछा करती थी, लड़ती थी, उतारो और देखती थी वो कहाँ पे छोड़ के आ रहे हैं और फिर स्कूटी में लेके आ जाऊँगी उनको वापस। अरे वाह! ऐसा भी किया है मैंने। मैं जहाँ जाती हूँ ना, तो मैं पहले अब पता कर लेती हूँ कि यहाँ पे एनिमल लवर रहते हैं ना, मतलब मैं क्योंकि लड़ाई मेरी हर बार हुई है जानवरों की वजह से, मैं जहाँ भी रही हूँ। हुँ। सो अभी कनक अगर आपके करियर की बात करें तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आया अभी आपका प्राउड मोमेंट हो और एक टर्निंग पॉइंट आया आपकी लाइफ में यहाँ के बाद आपकी लाइफ बदल गई और उसके बाद आपने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाया? मेरे लिए प्राउड मोमेंट और टर्निंग पॉइंट ऐसा रहा है कि मतलब मैंने सॉन्ग किया है, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। तो वो आरसीआर रैपर के साथ ए दिल है मुश्किल तू किया है मैंने। तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था कि मेरे कुछ 1 लाख फॉलोवर्स थे और उसी टाइम उन्होंने मेरे से बात की बात थी। की थी। तो छोटे अमाउंट के फॉलोवर्स होकर भी एक गाना कर लेना, वो मेरे लिए मुझे लगा कि हाँ, ये मेरे लिए करियर हो सकता है। तो उसके बाद मेरा टर्निंग पॉइंट यही था कि मैंने और फ़ोकस किया उस चीज़ में। और प्राउड मोमेंट मेरा ऐसा था कि एट द एज ऑफ 19 मैंने मेरी मम्मी को गोल्ड के इयररिंग्स गिफ्ट किए थे अपने सेल्फ अर्न मनी से। तो मेरे लिए प्राउड प्राउड मोमेंट वही था कि मैं उनको वो दे सकी।
अगर अभी हम रिलेशनशिप्स की ही बात करें तो आजकल क्या होता है ना कि लड़के बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेके, अपनी वाइफ को लेके। तो वो क्या करते हैं कि उसका फ़ोन चेक करने लग जाएँगे, उसका पासवर्ड ले लेंगे। वो जब बाथरूम में है तो उसका पीछे से फ़ोन यूज़ कर लेंगे, ट्राई करेंगे किससे बात करती है, किससे नहीं है, तो ट्रस्ट फैक्टर ज़ीरो है। और वो चीज़ है कि लड़की बेचारी भी मजबूर होके पासवर्ड दे देती है, या फिर उसको भी लगता है ठीक है कलेश नहीं चाहिए, पासवर्ड दे दो, ख़त्म करो। तो क्या ये सही है कि आप अपने बॉयफ्रेंड को पासवर्ड दे रहे हो और उसके पास इतना राइट है कि वो आपका पूरा फ़ोन छान मारे? अकॉर्डिंग टू मी ये बिल्कुल भी गलत चीज़ है कि पहली चीज़ तो जिसको चीट करना है ना, तो वो कर लेगा बस। तुम फ़ोन का पासवर्ड क्या, तुम फ़ोन ही रख लो उसका, वो दूसरे फ़ोन से कर लेगा। चीट करने वाले ऐसे होते हैं, 2-2 फ़ोन रख लेंगे, 4-4 फ़ोन रखेंगे, तुम्हारे पास 1 ही 2 लेकर आएँगे। और मुझे ये पासवर्ड देना लेना बड़ा क्रिंज लगता है कि अब ऐसा नहीं करता। मुझे लगता पहले करते थे, अब अभी भी करते हैं कि नहीं लोग, मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं करती। आज के कि टाइम मैं में किसी काफ़ी है ये चीज़ें। मेरा ऐसा नहीं है कि ना मैं तुम्हारा देखूँगी ना तुम मेरा देखो। बाकी एक लॉयल्टी ना अपने ऊपर रहनी चाहिए कि तुम कभी मिलकर ऐसे रैंडमली फ़ोन चेक कर रहे हो अपने बंदा-बंदी का, तो कुछ दिखना नहीं चाहिए उस टाइम। ऐसा खुद में रखो थोड़ा, तो वही चीज़ है मेरे लिए तो। हुँ। सो अभी अगर अपन बात करें, कहा जाता है ना कि लड़का-लड़की कभी भी बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हो सकते, तो आपकी लाइफ़ में ऐसा कोई बेस्ट फ्रेंड रहा है आपका, जो लिटरली एक बेस्ट फ्रेंड ही रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं? नहीं, मेरे मेल बेस्ट फ्रेंड एक भी नहीं है। हुँ। एक भी नहीं, कभी नहीं रहे, मतलब कि बॉयफ्रेंड है तो सिर्फ़ बॉयफ्रेंड ही है, और बॉयफ्रेंड नहीं है तो भी कोई ऐसे लड़कों में दोस्त वगैरह नहीं है मेरे। मेरे तो ज़्यादा अच्छे लड़कियों में भी नहीं बन पाए हैं, पता नहीं क्यों मेरे होता है ऐसे, नहीं हो पाता लड़कियों से भी मेरा। तो ज़्यादातर मेरी लाइफ़ ऐसी ही निकली है बिना फ्रेंड्स के। सो आपके रिलेशनशिप में आपके साथ ऐसा हुआ है कि रिलेशनशिप के बाद आपको रियलाइज़ हुआ हो कि यार गलत ही इंसान से प्यार कर लिया है, तो इट डज़न्ट डिज़र्व मी और समथिंग, आई डिज़र्व बेटर? हुँ। होता है ऐसा, मेरे साथ भी हुआ है कि अब जब इंसान गलत एट द एंड निकल ही जाता है, तो तुम क्या ही कर सकते हो? क्योंकि होता है ना कि इंसान जो रिलेशनशिप में होकर के दिखाता है खुद को, वो एक्चुअल में वैसा नहीं होता। वो अपन को एंड में पता चलता है, और फिर रिग्रेट तो होता है कि क्या टाइम वेस्ट कर दिया अपना, कहाँ चले गई थी, क्या हो गया था मुझे? फिर क्या कर सकते हैं, वो तो टाइम निकल गया। अभी ना 2 टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं। एक रिलेशनशिप तो होता है ना कि ज़बरदस्ती चलाया जा रहा है, मतलब सामने वाला इंसान अक्सर नहीं रहना चाह रहा, फिर भी वो रह ही रहे हैं, वो चला ही रहे हैं, उस गाड़ी को अलग ही नहीं कर रहे, बिकॉज़ ऑफ द फ़ियर ऑफ हार्ट ब्रेक, कि भई अलग हो जाएँगे, मूव ऑन कैसे होगा, लाइफ़ कैसे चलेगी, आदत लग गई एक-दूसरे की। और कुछ लोग होते हैं कि साथ में रहते हैं लेकिन पीछे से चीट कर रहे हैं, जिसके बारे में अभी हमने बात करी। तो दोनों अलग-अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। तो इस चीज़ में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या रिलेशनशिप अगर वर्कआउट भी नहीं करे तो भी क्या हमें उसे चलाते रहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि जब रिलेशनशिप अपना नहीं चल पाता है, चीज़ें ऐसी समझ में आने लगती है कि सामने वाला बंदा या बंदी नहीं कर पा रही है उस चीज़ में, तो वो चीज़ें वहीं पे छोड़ देनी चाहिए। क्या है, सामने वाले का भी टाइम, इमोशन, सारी चीज़ें लग रही है ना? दोनों में से। तो मेरे लिए तो यही है कि अलग हो जाओ सही टाइम पे, तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि क्या मतलब ऐसे रिलेशन को खींच कर कि वो वर्थ ही नहीं है उस चीज़ को लेकर। बिल्कुल। सो कनक, अभी मैं आपको बताऊँ कि सोसाइटी जो है वो लड़कियों को सबसे पहले पहनावे को लेके जज करती है। तो बहुत ही बेसिक है कि आपने थोड़ा भी कुछ ऊपर-नीचे पहना है तो आपको सोसाइटी जज करेगी। इवन जब रेप केसेस भी होते हैं तो हमेशा ये कहा जाता है कि लड़की ने ही छोटे कपड़े पहन के बाहर गई होगी इसलिए ऐसा हुआ है। बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। अगर अभी हमने रिसेंट के कोई भी रेप केस देखे हो तो लड़की वाज़ वियरिंग अ फुल क्लॉथ, साड़ी, सूट यही पहना हुआ होता है। और आजकल तो 14-14, 11-11 साल की लड़कियों का रेप हो जाता है, तो तब भी क्या हम उसे पहनावे के बेसिस पे जज करते हैं? नहीं। तो वही चीज़ है कि सोसाइटी हमें पहनावे के बेसिस पे जज करती है। और आपने भी इस टाइप के कमेंट्स का सामना किया है। उनको नहीं पता कि ये चीज़ें हमें मेंटली कितना ट्रॉमेटाइज़ कर देती है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि हर छोटे कपड़े वाली लड़की गलत नहीं होती, और हर सूट पहनने वाली लड़की सही नहीं होती। ये चीज़ मेरे खुद के मैंने लोगों को देखा है कि फुल कपड़े हैं बट उनका क्या चीज़ है, हुँ। क्या चीज़ वो करते हैं जो लोगों को नहीं दिखाते वो, है ना? और कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए लोगों को, क्योंकि पहली चीज़ तो सबकी ना अलग-अलग बॉडी होती है।
सबका बॉडी टाइप अलग होता है। तो जो चीज़ एक लड़की पे क्यूट लगता है, बेसिक नॉर्मल टॉप, टैंक टॉप ले लें अपन, तो वही चीज़ कुछ ऐसे बॉडी वाली पहनेंगी लड़कियाँ, तो उन पे वो चीज़ ज़्यादा दिखती है। तो लड़कियाँ अब हाई नेक तो पहनना शुरू नहीं कर देंगी, सब दुपट्टा तो डालना शुरू नहीं कर देंगी। लड़कियों के लिए इतने सारे ड्रेसेस कपड़े बने हैं, तो ऑब्वियसली वो फ्लॉन्ट करेंगी उस पे। और रही बात रेप केसेस की और कपड़ों की, तो इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि इंसान छोड़ो, जानवरों के रेप हो रहे हैं, उस पे क्या बोलोगे अब तुम लोग कि जानवरों के तक रेप हो रहे हैं। फिर तो तुम हमेशा इंसान लड़कियों का ले आते हो, इसने ये पहना होगा, उसने वो। बूढ़े बुजुर्ग के हो रहे हैं, पैदा होते हुए लड़कियों के हो रहे हैं। तो जो कोई अपने हॉस्पिटल जा रहा है, कोई कॉलेज से लौट रहा है, तो वो क्या ही पहने होंगे, वैसे बेसिक कपड़े उनके। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि कपड़ों के कारण रेप होते हैं। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी गलत बात है ये। और कपड़ों से जज मुझे बहुत किया गया है। मेरा सेकंड क्वेश्चन सबका यही रहता है कि ऐसे कपड़े पहनते हो घर वाले? भाई नहीं करते मेरे घर वाले मना। पहले मेरी बॉडी टाइप थोड़ी पतली थी, मैं शुरू से कपड़े ऐसे ही पहने हैं, बट पहले वो चीज़ मेरे शरीर पे नहीं दिखती थी, क्योंकि मैं नहीं था वैसा कुछ। और अब चीज़ें क्या है, जब बॉडी अलग हो जाती है ना, एक एज के साथ ग्रो करती है, तो वो चीज़ें दिखती है। तुम कुछ भी पहनो, यहाँ पे मैं सूट भी पहनती हूँ तो 4 लोग उसमें भी बोलने आ जाते हैं कि हाँ ऐसा वैसा। तो और हर फुल कपड़े पहनने वाली, तो मैं रिपीट पे बोलूँगी कि हर फुल कपड़े पहनने वाली लड़की अच्छी नहीं होती है, ज़रूरी नहीं है ऐसा। बिल्कुल कहा जाता है कि कपड़े छोटे हैं तो कैरेक्टर भी इसका छोटा ही होगा, लेकिन ऐसा सच नहीं है। ये तो हमारी सोच है सोसाइटी की, जो ऐसा हमारी थिंकिंग है कि हम ऐसा सोच रहे हैं। सो सेकेंडली क्या होता है ना, कनक की रिलेशनशिप में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि हमेशा लड़कियों को गोल्ड डिगर बोला जाता है कि हाँ ये तो गोल्ड डिगर होगी, ये तो इससे ये ले लेगी वो ले लेगी। लेकिन ऐसा हमेशा लड़की की साइड से ही नहीं होता है। कुछ कुछ लड़के भी होते हैं जो लड़कियों को फुल यूज़ करते हैं। अगर वो सक्सेसफुल है, अपना बढ़िया कमा रही है, तो उसके पैसों की मौज देते हैं। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? लड़कियाँ होती होंगी गोल्ड डिगर, बट मैं उस टाइप की नहीं हूँ। और बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं कि वो गोल्ड डिगर नहीं होती, बट लड़के उनके लाइफ में ऐसे आ जाते हैं जो लड़के गोल्ड डिगर भी होते हैं। और आजकल की जनरेशन में तो मुझे लग रहा है कि लड़के भी गोल्ड डिगर हैं, क्योंकि पैसे मांगना ज़रूरत है अभी, ऐसा वैसा है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने खुद बंदे को 50-50 हज़ार एक बार में भेजे हैं। तो गोल्ड डिगर तो कोई चांस ही नहीं है बोलने का, लड़के भी गोल्ड डिगर होते हैं बड़े वाले। सो अभी जब आपका ब्रेकअप हुआ, तो आपको कोई रिग्रेट हुआ उस टाइम पे, काश ऐसा नहीं हुआ होता? जैसी चीज़ें ख़त्म हुई है ना, वो चीज़ें सुनकर देखकर तो बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है कि ये चीज़ें क्यों हो गई। और जो चीज़ होता, कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो वही चीज़ें मेरे साथ हुई हैं कि जो हुआ है बहुत अच्छे के लिए हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आगे बढ़ रही हूँ। और ऐसे लोगों को लाइफ में पहले ही निकल जाना चाहिए, पर क्या बोले, रियलिटी बाद में ही सामने आती है। तो यही है। सो अभी सोशल मीडिया पे अगर आप किसी को डेट करें, तो आप उसे प्राइवेट रखना चाहती हैं, पब्लिक? मैं प्राइवेट रखना चाहूँगी, क्योंकि पहली चीज़ की नज़र लगती है, ऐसा कह सकते हैं, नज़र भी बहुत लगती है। और मुझे ना वो चीज़ नहीं पसंद कि मैं कोई मतलब डेट करूँ और मैं एकदम दिखा दूँ, और फिर मैं तो अपने तरफ से 100% दूँगी, ठीक है? मैं सारी चीज़ें चलाऊँगी, और सामने वाला बंदे ने अगर चीज़ें ख़राब कर दी बीच में और वो चीज़ ख़त्म हो गई, तो फिर लोग क्या करते हैं, पोस्टिंग करना बंद कर देते हैं। मेरी तरफ से तो प्राइवेट रखना चाहूँगी मैं। तो अभी आप रिलेशनशिप में हैं और फिर मतलब आपके डीएम्स में आए थे काफ़ी सारे क्वेश्चंस के बारे में, तो आप बताना चाहेंगी? नहीं, मैं सिंगल हूँ। हुँ। सो अभी कनक आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? आपके लिए मतलब ये फेम वाली लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर स्टेबिलिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि हाँ, मैं स्टेबल रहूँ, मेरे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इनकम आता रहे, स्टेबल। तो आपने कभी ट्राई किया कि हाँ, मैं 9 टू 5 जॉब करूँ और ये सब कुछ? हाँ, मैंने सोचा था पहले, क्योंकि जब मुझे पता नहीं था कि ये जो करियर है इन्फ्लुएंसर वाला, ये भी आगे पैसे देता है, नहीं देता, ये सब सुनी हुई बातें थी मेरी। मेरे लिए कोई कनेक्टेड लोग नहीं थे कि मेरे कोई इन्फ्लुएंसर में दोस्त हों तो वो मुझे बताएँ, गाइड करें कि यार तू कर,
ये चीज़ें तुझे मिलेगा पैसे। जब ये चीज़ें मैंने शुरू की थी तो रील्स तो ऐसे बनाती थी, है ना, थोड़ी बहुत व्यूज़ आ रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़े, रील्स बनाती। बट मेरा एयर होस्टेस का था सेकंड ऑप्शन, कि क्योंकि मुझे नहीं पता था ये चीज़ से अर्न कर सकते हैं, अपना खुद का कर सकते हैं। तो मेरा सेकंड ऑप्शन था मैं एयर होस्टेस पे जाऊँगी। और पर उससे पहले मेरे साथ अच्छी-अच्छी चीज़ें होने लगी, काम मिलने लगा, आगे बढ़ने लगी। तो फिर थोड़ा मेरा मेन फ़ोकस इसमें ही हो गया फिर। सो अगर डेटिंग ऐप्स की बात करें तो आपने कभी कोई डेटिंग ऐप ट्राई किया है और उसमें कभी नहीं, मैंने आज तक कोई भी डेटिंग ऐप इंस्टॉल भी नहीं किया। और मुझे नहीं पता कि लोग क्यों करते हैं, मतलब मैं सिंगल होकर भी नहीं करी, क्योंकि मैं अभी सिंगल हूँ। आप मेरा फ़ोन चेक कर सकते हो, कोई भी ये सब ऐप वैप मेरे फालतू के रहते नहीं मेरे फ़ोन में। तो मैंने देखा है कुछ लोग रिलेशनशिप में होकर भी डेटिंग ऐप करते हैं। मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आता उनका कि क्यों? एक से क्यों मन नहीं भरता तुम लोगों का? हमेशा क्यों चारों तरफ तुम हाथ फैलाना चाहते हो कि ये भी मिल जाती, वो भी मिल जाती, इसको भी रख लेते, वो भी रख लेते। तो आजकल क्या होता है ना, रिलेशनशिप में कमिटमेंट से बहुत डरते हैं लोग कि हाँ कमिटमेंट नहीं देनी है, या फिर कुछ टाइम से लटका के रखना, या फिर 2 बातें मीठी बोल के फिर टाल देना। तो कमिटमेंट से आजकल डरते हैं, अपने वर्ड्स पे है ही नहीं रिलेशनशिप में लोग। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से ये है कि कमिटमेंट अगर तुम्हें देना नहीं है तो पहली चीज़ तो रिलेशनशिप में ही मत आओ तुम। और रिलेशनशिप में आ रहे हो तो वो चीज़ें सारी करो, ठीक है? लोगों का क्या रहता है कि स्टार्टिंग में बोल देंगे हाँ, मैं तो शादी करने के लिए ही आया हूँ, शादी के लिए ही रिलेशनशिप में आया हूँ। और उसके धीरे-धीरे बाद फिर लड़की और सीरियस, पहली चीज़ तो क्या है, लड़के आते हैं। ज़्यादातर केसेस में होता है कि लड़के लड़कियों के पास आते हैं, प्यार जताएँगे, बोलेंगे आई लव यू, ये वो। उसके बाद जब लड़की भी प्यार करने लग जाएगी तो उनके भाव बढ़ जाते हैं फिर, कि अब तो ये है कहाँ ही जाएगी। और कमिटमेंट अगर तुमको नहीं देना है तो किसी लड़की का जीवन बर्बाद मत करो। और अगर तुम कमिटमेंट दे रहे हो तो फिर एक के साथ ज़िंदगी भर रहो। जो असली मर्द कर सकते हैं वो असली मर्द ही कर सकते हैं, मैं तो यही बोलूँगी कि जो एक लड़की को डेट करते हैं, एक के साथ रहते हैं। हाँ, अगर लड़की में कुछ खराब चीज़ है, लड़की कुछ गलत कर रही है, या फिर तुम्हारे रिलेशनशिप में सामने वाली प्रॉब्लम है, चाहे वो लड़की ही क्यों ना हो, तो वो चीज़ें ख़त्म हो रही तो वो ठीक है। बट तुम्हें हर चीज़ अच्छी मिल रही है, उसके बावजूद तुम कहीं और मुँह मार रहे हो और चीज़ें खराब कर रहे हो, तो ये कि लोगों का रहता है ना कि गर्लफ्रेंड अच्छी हो, मॉडर्न हो, ऐसा हो, वैसा हो। और जब बीवी की बात हो तो फिर घर के पसंद से आ जाती, मेरी मम्मी के पसंद से आ जाती, तो वो चीज़ अच्छा रहता। तो ये चीज़ मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर तुमको घर के पसंद से लाना है तो तुम फिर शादी तक सिंगल ही रहो ना भाई। अपना एंड में देखना जो भी घर वाले लाएँ वो, उसके साथ रहो। बट कमिटमेंट तो देना बहुत ज़रूरी है फर्स्ट टाइम में, कि हाँ, तुम मेरी, मैं तुम्हारा। अगर दोनों में कुछ खराबी है तो चीज़ें खत्म हुई तो ठीक है। अच्छा चलने के बाद भी तुम खराब कर रहे हो तो वो चीज़ें अच्छी नहीं है। नहीं, बट है ना, आपने ये चीज़ बिल्कुल सही बोली ना। और ये चीज़ क्या है, परवरिश में बचपन से ही हमें सिखाई जाती है कि ठीक है मॉडर्न है तो वो दूर से दिखने में अच्छी लगती है, उसको अब घर पे बहू बना के नहीं ला सकते हैं। बताऊँ कनक, मेरे स्कूल में लिटरली एक सेशन हुआ था और वहाँ पे जो बच्चे थोड़ा सा पढ़ाई से भटक जाते हैं ना, तो उनके लिए एक स्पेशल क्लास होती थी असेंबली के बाद। तो उसमें लिटरली ऐसे बोला गया था कि प्रियंका चोपड़ा हम सबको पसंद है, लेकिन क्या आप उसे अपने घर पे अपनी बहू की तरह आपकी मम्मी उसको एक्सेप्ट करेगी? आपको लगता है कि ये चीज़ें अच्छी लगती हैं? तो इस तरह का सेशन हुआ था लिटरली। तो आप सोचो, बचपन से ही सिखाया जा रहा है कि हाँ ठीक है, मॉडर्न बहू नहीं लानी है, ऐसी बहू नहीं लानी है। मतलब एक्ट्रेस दूर से अच्छी लग रही है, घर लाओगे तो वो लड़के लोग जो रहते हैं ना, उनको फिर उनकी बड़ी उम्र की, फॉर एग्जाम्पल अभी तो कैटरीना कैफ शादीशुदा है, बट मैं एक एग्जाम्पल दे के बोल रही हूँ कि अगर उनको अभी कैटरीना कैफ भी मिलती तो वो, हाँ बिल्कुल कैटरीना कैफ है भाई वो। पर अगर उसी जगह नॉर्मल लड़की थोड़ा मॉडर्न है, वो उस फील्ड में आना चाह रही है या फिर है, तो उस चीज़ के लिए वो लड़की गलत है। गलत है। बाकी वो पहुंच चुकी है, वो मूवीज कर चुकी है, कैटरीना कैफ है भाई वो तो कर सकती है, लेकिन हम नहीं कर वो सकते। आ भी जाएगी तो हाँ वाइफ बना लेंगे, ऐसा वैसा। तो रहता है ऐसा, नॉर्मल लड़कियों को लोग नहीं उतना करते हैं। तो अभी आपका क्या मानना है कि दिल तोड़ने के बाद आप रिवेंज लेना पसंद करते हैं, आप माफ करना पसंद करती हैं सामने वाले को? रिवेंज का मन तो बड़ा करता है कि बस
चीज़ें जैसी मेरे साथ हुई है, जैसी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, वो चीज़ मैं सामने वाले के साथ उससे भी बदतर करूँ। बदतर करो। बट मैं उस टाइप की नहीं हूँ, मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूँ, डाउन टू अर्थ हूँ, मैं बहुत काइंड हूँ। तो मेरे को गुस्सा तो बड़ा आता है चीज़ें खराब करने पे, और मेरा गुस्सा बहुत खराब है, बहुत खराब मेरा गुस्सा, कि मैं चीज़ें बहुत वो कर देती हूँ। बट पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है, अगर तुम सही हो तो तुम्हारे साथ सही होगा, और अगर उसने गलत किया है तो वो चीज़ तो उसको आज नहीं कल, कल नहीं परसों, उसकी बहन, उसकी बेटी, उसकी बीवी, तुम एक लड़की का दिल तोड़ोगे, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करोगे सारे कस्में वादे खाने के बाद, तो तुम्हारे घर पे भी वो चीज़ आएगी। तो उस चीज़ के लिए रेडी रहो। कि अगर आपकी लाइफ में आपका एक्स अगर वापस आ जाए तो क्या आप उसे एक चांस और दोगे? आपको बहुत ही सॉरी बोल रहा है कि कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, ऐसा नहीं करूँगी मैं, क्योंकि जब एक इंसान जब चीज़ें खराब कर देता है, तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है कि चीज़ें शुरू पहले खराब ही नहीं करनी चाहिए थी तुमको, और तुम ऐसा कर चुके हो, तो तुम वो नहीं हो जो तुम बोलते आए हो अभी तक। क्योंकि अगर रिलेशनशिप 2 पर्सन के बीच में है और वो अच्छा चल रहा है, और एक ने बिल्कुल खराब कर दिया, बिल्कुल मेस करके रख दिया कि चीज़ें वो हो गई हैं, और उसके बाद फिर वो बोला नहीं मैं ऐसा नहीं, मैं तो ऐसा हूँ, तो नहीं, वही उसकी रियलिटी, वो वैसा ही है जो तुमने देखा है एंड में, वो वही था। वो अभी तक एक बना के ऐसा चल रहा था, इमेज ऐसी लेके चल रहा था कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे से अच्छा कोई है नहीं, ऐसा वैसा। और ये ना मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा लोग जो लड़के जो रहते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा वैसे टाइप के लड़के रहते हैं जो लॉयल्टी का बहुत ज्ञान देते हैं। कि मेरे दोस्त, जैसे कि मैं सबसे ज़्यादा वो तुमको बता देती हूँ कि रेड फ्लैग ऐसा होगा कि लड़का जो है उसकी जो फ्रेंड्स हैं, तुम उनका रिलेशनशिप देखना, ठीक है, कि उसके फ्रेंड्स के अगर एक है तो फिर ठीक है, वो ग्रुप पूरा अच्छा है, ठीक है। बट अगर उसके फ्रेंड्स के 2-2 3-3 4-4 गर्लफ्रेंड्स हैं, और वैसी लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कॉल में बातें करके गालियां बक रहे हैं, किसी और लड़की के बारे में कैरेक्टर से रिलेटेड चीजें बोल रहे हैं कि अरे वो तो ऐसी, वो तो मेरे साथ भी वैसा, तो वो बंदा भी वैसा ही होगा, वो चाहे कितना भी बोले कि नहीं मेरे दोस्त ऐसे हैं, मैं वैसा नहीं हूँ, नहीं, वो उनका बॉस हो सकता है, क्योंकि ये मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस था। सो आप एक्स के साथ मतलब फ्रेंड्स वाले सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं, मेरा ऐसा है, खत्म, फिर वो एक्स नहीं, फिर तुम मर भी जाओ तो फिर मेरे लिए वो चीज़ नहीं है, क्योंकि जब थे तो चीज़ें अच्छी थी, पर अगर तुमने कुछ गलत किया है तो एक्स ही नहीं, यहाँ बात सिर्फ रिलेशनशिप की बस नहीं है, यहाँ पे मैं मेरे रिलेटिव से कनेक्टेड नहीं हूँ, किसी से भी मेरा कांटेक्ट नहीं रहता है। फ्रेंड्स हो गए कुछ कि उन्होंने बैड बिचिंग करी, या फिर कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से फ्रेंडशिप खराब है, तो वो चीज़ भी वहीं ख़त्म। मतलब मेरे साथ ऐसा है कि तुम मेरे साथ रीफ्रेंड कभी नहीं हो सकते। एक्स तो, रिलेशनशिप तो दूर की बात है, फैमिली में, मेरी ब्लड लाइन में, या फिर रिलेटिव्स जो भी बोलो, फ्रेंड्स में, एक बार ख़त्म तो ख़त्म चीज़ें। सो अभी आपके लिए हार्ट ब्रेक एक एंडिंग है कि हाँ अब तो मेरा सब खत्म हो गया, मैं तो डिमोटिवेट हो गई, या आपके लिए एक नई शुरुआत है कि हाँ जो हुआ अच्छा हो और अब से मैं कुछ बेटर करूँगी? नहीं, मेरा तो ख़त्म हो गया, ये सब से विश्वास उठ गया है मेरा। तो मैं रिलेशनशिप एंड ऑल अभी बिल्कुल भी दूर हूँ उस चीज़ से, मैं अपने करियर पे फ़ोकस करना चाहूँगी। जितनी भी चीज़ें मैंने रिलेशनशिप बस ही नहीं, फैमिली मेंबर्स, फैमिली इश्यूज़ और पर्सनल इश्यूज़ के कारण मैंने जो अपने करियर में बड़ा पॉज़ दिया है। जैसे अभी भी काफ़ी टाइम से मैं इनएक्टिव सी रह रही हूँ, मेरे काफ़ी फॉलोवर्स भी बोल रहे हैं कमबैक नहीं हो रहा है, तो शायद ये मेरा कमबैक है। और इसके बाद आप वही कनक को देखेंगे जो आप पसंद है आप लोगों को। तो यही है मेरे लिए तो। तो एक नई हार्ट ब्रेक ने एक नई पर्सनालिटी को हाँ, जन्म दिया है। मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ, और मैं पहले बहुत रोती रहती थी कि मतलब मैं रिलेशनशिप में होकर भी चीज़ें रोना, बिल्कुल रोते रहना, कुछ भी चीज़ों को लेकर, पास्ट का सोच के, प्रेजेंट का सोच के, फ्यूचर का सोच के, किसी भी चीज़ से रिलेटेड रोने लगना। बट मैं अभी बहुत स्ट्रांग हुई हूँ। कहते हैं ना कि बादाम खा के वो अक्ल नहीं आती जो धोखा खा के आती है, वो बहुत रियल है कि एक्चुअल में, और सबको मिलना चाहिए धोखा खा के अक्ल तो आती है वाकई।
सो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एक इंसान को भूलने के लिए आपके साथ हुआ हो कि नहीं आपको किसी नए इंसान की ज़रूरत है? क्योंकि ऐसा होता है ना कुछ लड़कियाँ होती हैं जैसे ही ब्रेकअप हो उसके बाद नए रिलेशनशिप में आ जाती है और वो बोलती हैं कि ये तो मूव ऑन पीरियड चल रहा है मेरा सो आई एम ट्राइंग मोर पीपल। तो क्या वो चीज़ आपकी नज़र में गलत है या सही है? मेरी नज़र में गलत है इसलिए क्योंकि अगर तुम प्यार करती थी तो तुमको एकदम से चांस ऐसे नहीं देना चाहिए किसी को भी, है ना? कि यहाँ पे एक एक महीने पहले ब्रेकअप होते देरी नहीं है, तुम दूसरे बंदे पे इन्वॉल्व हो गए। तो ये चीज़ मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि अगर तुम रियल हो तो फिर तुम पेशेंसली टाइम लो यार, ग्रो करने खुद को मूव ऑन करो, थोड़ा तो खुद को टाइम दो। कि क्यों ये लड़का फिर वो लड़का फिर वो लड़का, फिर खुद को कब देखोगी तुम? खुद को देखो, क्या चीज़ें हैं, क्या चल रही हैं, खुद को ग्रो करो उस चीज़ से रिलेटेड तुम। और मैं यही बोलूँगी कि इतने जल्दी मूव ऑन नहीं होता है। मैंने बोला ना मूव ऑन में टाइम बहुत लगता है और किसी का सहारा लेना तो सबसे बेवकूफ़ी है क्योंकि प्यार एक से होता है, हर किसी से नहीं होता। फिर उस वाले बंदे के लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि तुम शायद वो तुमसे उम्मीद रख के बैठा हो ये चीज़ों की और तुम उसको ना दे पाओ। तुम्हें पता है कि तुम सिर्फ उससे बात कर रही हो, मन हटा रही हो या जो भी, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए मुझे लगता है। अकेले भी तो रह सकती हैं, अकेले आए थे, अकेले जाना है यार। सो अभी हार्ट ब्रेक के टाइम आपको किसी ने ऐसी कोई एडवाइस दी है जो कि बहुत वियर्ड हो और आपको लगा हो कि ऐसी कोई एडवाइस आपको मिली हो जब आपका ये हार्ट ब्रेक फेज चल रहा था? लोगों ने मुझे यही एडवाइस दी कि तुम इस चीज़ के लिए बनी ही नहीं हो। कहाँ तुम ये चीज़ में आके फँस गई हो, बट तुम बहुत आगे जाओगी, ये चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं हैं। यही सारी एडवाइस मुझे थोड़ा मोटिवेट किए हैं कि हाँ, अपन आगे बढ़ सकते हैं, आगे भी चीज़ें कर सकते हैं क्योंकि लाइफ में करने को और भी चीज़ें होती है यार, क्योंकि फैमिली इश्यूज़, खुद का पर्सनल हेल्थ इश्यूज़ से रिलेटेड सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें रहती है कि अपने पास एक चीज़ को लेके बैठ जाना मुझे नहीं लगता कि अब ब्रेकअप हो गया, हाय मैं क्या करूँ? वो तो कहावत कहते हैं ना कि आंसू जो है वो कमज़ोर नहीं बनाते इंसान को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बनाते हैं बनाते हैं। बहुत। ये चीज़ है कि जितनी स्ट्रॉन्ग मैं पहले नहीं थी, मैं थोड़ी डिपेंडेंट थी सामने वाले व्यक्ति पे कि कुछ भी चीज़ें हों, कुछ भी हो, यहाँ आने से, जाने से वो चीज़ें, तो बहुत डिपेंडेंट थी मैं। बट अभी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, ब्रेव हूँ और खुश हूँ बहुत। वही चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर है। कि तुम्हारी खुशी मैटर करती है कि तुम कितने खुश हो। सो कनक बातें तो आपके साथ काफ़ी सारी कर ली लेकिन अभी एक फन रैपिड फायर राउंड जो हम हमारे गेस्ट के साथ करते हैं वो आपके साथ भी करने वाले हैं। सो यू आर रेडी फॉर दैट? जी, बिल्कुल। सो लेट्स स्टार्ट दिस रैपिड फायर राउंड विद कनक मिश्रा। पहला सवाल जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है दैट इज़ योर एज। मैं 21 की हूँ। मैं 2004 में हुई थी। हाँ। मुझे पता है कि मैं थोड़ी अपनी एज से मैच्योर और बोल्ड दिखती हूँ, बट येस आई एम 21, स्टिल यंग। अच्छी बात है। लिटरली यू आर नॉट लुकिंग लाइक 21 सो वाओ वेरी नाइस। ओके सो अगर आपको अपनी लाइफ को वन वर्ड में डिस्क्राइब करना हो वन वर्ड में तो वो क्या होगा आपकी जर्नी को? टर्निंग पेन इनटू पावर। ओके सो अभी अगर आपको चूज करना इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स में से तो आप क्या चूज करोगे? ऑब्वियसली इंस्टाग्राम। ऐसा कोई वियर्डेस्ट डीएम आया है आपके इंस्टाग्राम पे आपको कभी? अब वियर्डेस्ट बोला जाए तो आते रहते हैं डीएम्स, बट कुछ बोलने लायक नहीं रहते और कुछ। ओके सो ऐसा कभी हुआ है कि मतलब आपके जो डीएम में है वो ज़्यादा वर्किंग रिलेटेड प्रपोजल्स हैं या फिर लव रिलेटेड प्रपोजल्स हैं? दोनों ही आते हैं, ज़्यादातर तो लव रिलेटेड आते हैं। सो आपके लिए कोलैब अगर आपको किसी के साथ करना हो तो आपका ड्रीम सेलिब्रिटी कौन होगा? ड्रीम्स कैटरीना कैफ। आई लव हर। ओके वन मोर थिंग इज दैट कि आपका आपका जो गिल्टी प्लेजर है वो क्या है? क्रिंज रील्स, मीम्स या गॉसिप? गॉसिप। वो तो खैर लड़कियों को गॉसिप बहुत ज़्यादा पसंद होती है। ओके अगला सवाल ये है कि अगर आपको किसी इन्फ्लुएंसर की लाइफ जीनी हो तो वो कौन होगा? इन्फ्लुएंसर की लाइफ जीनी हो, मैं ये बोलना चाहूँगी इसमें कि कोई ना किसी की लाइफ ऐसे जी नहीं सकता क्योंकि सबकी लाइफ में अपना अपना हार्ड वर्क स्ट्रगल होता है जो वो पीछे छोड़ के आते हैं, जो सबको दिखता नहीं। सबको सक्सेस दिखती है, सब ब्राइट ब्राइट दिखता है, तो कोई किसी की लाइफ ऐसे जी नहीं सकता।
तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं खुद ही की लाइफ में जो मैं जी चुकी हूँ और आगे मैं उस चीज़ को बहुत स्मूथ करना चाहती हूँ। जो चीज़ें मैंने झेली हैं अपने चाइल्डहुड में, वो चीज़ से मैं ओवरकम करके अब मैं अपनी लाइफ बिल्कुल पीसफुली शांति से चाहती हूँ। अच्छी-अच्छी सारी चीज़ें अच्छी-अच्छी हों बस। टॉक्सिक लोगों को हटा करके अब बहुत अच्छा लगता है। सो कनक मिश्रा का अगर हम ड्रीम बॉय देखें कि हाँ वो ऐसा होना चाहिए, तो वो कैसा होना चाहिए? 3 क्वालिटीज़ बता दीजिए आप। पहली चीज़ तो लॉयल रहना चाहिए। दूसरी चीज़ वो एनिमल लवर हो, क्योंकि अगर मैं बहुत बड़ी एनिमल लवर हूँ और उसको पसंद नहीं तो फिर जमेगा ही नहीं चीज़ें। और काइंड नेचर का हो, बिहेवियर रिस्पेक्टफुल हो, ये मेरी फैमिली मेरी मम्मी के लिए स्पेशली मेरी मम्मी है, उनका ख़्याल रखे वो, क्योंकि उनको उम्मीद है दामाद की। घर पे कभी-कभी बातें होने लगती है कि मम्मी को ऐसा दामाद चाहिए है कि ऐसा-वैसा। कनक का गो टू स्ट्रेस बस्टर क्या है? बिल्लियों के साथ टाइम स्पेंड करना। मेरे घर पे ना स्ट्रे कैट्स हैं बहुत सारी, तो मेरे को जब बहुत सैड फील होता है या ये चीज़ें, तो मैं उनके पास जाती हूँ, उनके साथ खेलती हूँ, तो थोड़ा मुझे अच्छा लगता है। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन रहता है मेरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अपनी डाइट को मेंटेन आप कैसे रखते हैं? व्हाट इज़ योर सीक्रेट फूड व्हाट यू लाइक टू हैव? पहली चीज़ तो मैं डाइट नहीं करती हूँ। मैं बिल्कुल भी डाइट नहीं करती हूँ। मैंने पहले की थी कुछ महीने, मैंने जिम भी किया है पहले कुछ महीने, साल, फिर मैंने चीज़ें बंद कर दिया। मुझे प्रॉपर करना है क्योंकि मेरा वेट गेन हो गया, मुझे पता है। तो मुझे उस चीज़ को अपने फॉर्म पे लाने के लिए आगे मैं डाइट और जिम अपना कंटिन्यू करना चाहूँगी। बट फॉर नाउ कोई डाइट ऐसा प्लान नहीं है। मैं घर का खाना खाती हूँ, दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी, ये चीज़ें। और मैं फूडी भी हूँ, तो मैं जब कभी-कभी बाहर जाती हूँ तो मुझे पसंद है बर्गर खाना, मोमोज़ खाना, ये सारी चीज़ें। सो आप प्री डाइट फॉलो करते हैं? हाँ, अभी तो ऐसा कुछ भी डाइट नहीं है क्योंकि मैंने सोचा है जब जिम जॉइन करूँगी, चीज़ें स्टार्ट करूँगी, तो मैं डाइट करूँगी प्रॉपर, फिर होगा कमबैक। सो कनक, रैपिड फायर के तो ये क्वेश्चंस थे, लेकिन अभी आप एक फाइनल मैसेज ऋषिका पॉडकास्ट पे आप देना चाहते हो उनको, जो लड़कियां लिटरली अपनी बॉडी को लेके इनसिक्योर हैं, जो फैमिली को लेके रेस्ट्रिक्शंस फेस कर रही हैं, एंड जो अपने करियर में अच्छा करना चाहती हैं, सोशल मीडिया पे ग्रो करना चाहती हैं, व्हाट यू वांट टू से टू देम? मैं ये बोलना चाहूँगी कि तुमको जो अच्छा लगता है तुम करो, लोगों की बिल्कुल भी मत सुनो, क्योंकि लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये चीज़ मेरे पापा मुझे लाइन बहुत बोलते थे जब मैं उन्हें बताती थी कि पापा कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग अरे कनक मिश्रा, लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। पापा मुझे मेरे फुल नेम से ज़्यादा बुलाते थे, तो इसलिए अब प्रॉपर नेम लेने के बाद ये चीज़ें बोलते। तो ये चीज़ें उनके जाने के बाद मैंने ये चीज़ें भी डायरी पर लिख रखी है कि उनके वो गोल्डन वर्ड्स जो मुझे मोटिवेट करते थे, तो जब मैं डीमोटिवेट फ़ील करूँ, वो सब मैं सुन सकूँ, बार-बार याद कर सकूँ। तो मैं लड़कियों को यही बोलना चाहूँगी कि यार तुम जियो, खुल के जियो, एकदम आज़ादी से जियो और तुम वो करो जो तुम करना चाहती हो। किसी के प्रेशर में आके कुछ करियर या कुछ तुम वो चीज़ डिसाइड मत करो। तो बिल्कुल करो, खुल के करो। सो कनक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप ये जो पॉडकास्ट है ये काफ़ी सारी लड़कियों को इंस्पायर किया होगा, और बहुत ही ज़्यादा बातें आपकी इतनी प्यारी हैं, इतने प्यार से आप बोलती हैं और आप खुद भी इतनी प्यारी हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मैं तो आपको सुनती ही रहूं, बट लिटरली देयर इज़ सम टाइम लिमिट। बट डेफिनेटली आपसे और बात होगी और मुलाकातें होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो एवरीवन, ये थी हमारे साथ कनक मिश्रा, जिनके साथ हमने काफ़ी सारी बातें करी। आई होप इस पॉडकास्ट से आपको कुछ सीखने को मिला हो। सो एवरीवन, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल ऋषिका पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच कनक फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऋषिका। आई ट्रूली एन्जॉय दिस कन्वर्सेशन। और पहली चीज़ कि बहुत ही अच्छा आपका टीम है और आप हैं, बहुत ही काइंड नेचर हैं आप, और बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके, क्योंकि काम से अलग भी आपका जो एक साइड है जो कि मैंने देखा है, वो मुझे बहुत प्यारा लगा। बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं आप अपने गेस्ट को, तो थैंक यू सो वेल एवरीवन, इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आ रहा है ऋषिका का पॉडकास्ट।